जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वह है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। तो आज दोस्तों बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में दिल्ली में खरीदा था। तो दोस्तों जब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया तो इल्तुतमिश किसका गुलाम हुआ? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं किसी का गुलाम था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो आज दोस्तों देखते हैं कि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों दास का दास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। अब जब दोस्तों इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया तो इल्तुतमिश किसका गुलाम हुआ? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं किसी का गुलाम था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह इल्तुतमिश को दास्ता का मुक्ति पत्र दे देता है। अब दोस्तों इल्तुतमिश को मिलने वाले इस दास्ता के मुक्ति पत्र की एक छोटी सी कहानी है, पहले हम उस कहानी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का खोखरों से युद्ध होता है तो इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है वह अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करता है और खोखरों को झेलम नदी में ढकेल देता है। तब इसके शौर्य से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से मुक्त करा देता है। और यहाँ तक कि दोस्तों मोहम्मद गौरी खुद अपने सामने इल्तुतमिश का मुक्ति पत्र लिखवाता है। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इल्तुतमिश को दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त होता है। तो आज दोस्तों देखते हैं कि 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया। किसके कहने पर? तो किसके कहने पर दोस्तों? मोहम्मद गौरी के कहने पर। इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? तो दोस्तों इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह है इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करता है। और यहाँ तक कि दोस्तों अपनी एक पुत्री का विवाह भी कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ करता है? तो किसके साथ करता है? इल्तुतमिश के साथ करता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इसके बाद उसे अर्थात इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया और ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया दोस्तों? इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर कब दिल्ली की गद्दी को हत्या लिया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी हत्या ली। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश किस जाति का था? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है वह अलमस इलवरी तुर्क जाति का था। इसके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसके पिता का नाम इलाम खां था जो कि इलवरी जनजाति के सरदार थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश जो है किस वंश का था? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है वह शमसी वंश का था। इसलिए दोस्तों अब गुलाम वंश के अंतर्गत एक नए वंश की नींव डलेगी। वह नया वंश कौन सा है? तो दोस्तों वह नया वंश शमसी वंश है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश जो है वह अलमस इलवरी तुर्क था। उसके पिता इलाम खां इलवरी जनजाति का सरदार था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश जो है किस वंश का था? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है वह शमसी वंश का था। इसलिए नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। और दोस्तों याद रखना है आपको कि शमसी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश जो है वह वास्तव में दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान था। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर शासक से नहीं बल्कि किससे प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी दोस्तों? खलीफा से प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान ए आजम अर्थात महान शासक की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और वह ऐसा करने वाला
प्रथम मुस्लिम शासक था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को जो है वास्तव में दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश जो है वह वास्तव में दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान था। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने अर्थात इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर शासक से नहीं बल्कि किससे प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी दोस्तों? खलीफा से प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान ए आजम अर्थात महान शासक की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और वह ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जो है लाहौर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। लेकिन दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया? तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इसने अर्थात इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों एकता व्यवस्था की। तो दोस्तों एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। अब दोस्तों एकता व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? तो दोस्तों एकता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। अब दोस्तों एकता जो है किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जिसका अर्थ होता है भूमि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एकता व्यवस्था जो है इस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है इस व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? तो दोस्तों इस एकता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि एकता जो है किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूमि है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा लड़े जाने वाले कुछ युद्धों की। तो दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? तो दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच होता है? तो दोस्तों यह युद्ध इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य होता है और दोस्तों इस युद्ध में जो है एल्दोज की हार होती है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध जो है इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है दोस्तों एल्दोज की हार हुई थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के किले पर विजय प्राप्त की थी। अब दोस्तों इस किले को जीतने वाला वह पहला शासक था। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रणथंबोर का जो किला है वह अजय किला माना जाता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों इल्तुतमिश से पहले 70 से अधिक शासकों ने रणथंबोर के किले पर आक्रमण कर इसे जीतने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों वे इस किले को जीत नहीं पाए थे। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को जो है इस किले को जीतने वाला प्रथम शासक माना जाता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के किले पर विजय प्राप्त की थी और दोस्तों इस किले को जीतने वाला वह पहला शासक था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश के मालवा अभियान की। तो दोस्तों मालवा अभियान में होता क्या है? तो दोस्तों मालवा अभियान के दौरान इल्तुतमिश की सेना ने उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को तोड़ डाला और विक्रमादित्य की मूर्ति और प्राचीन अवशेष इसकी सेना कहाँ ले गए? तो कहाँ ले गए दोस्तों? दिल्ली ले गए। चलिए दोस्तों आज देख लेते हैं कि मालवा अभियान के दौरान इल्तुतमिश की सेना ने उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को तोड़ डाला तथा विक्रमादित्य की मूर्ति और प्राचीन अवशेष दिल्ली ले गए। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान की। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है 1231 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगलदेव पर आक्रमण किया तथा ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों इल्तुतमिश के इस ग्वालियर अभियान में उसकी सहायता किसने की थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश के इस ग्वालियर अभियान में उसकी सहायता या उसका साथ उसकी बेटी रजिया ने दिया था। अब दोस्तों ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या किया? तो दोस्तों ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने जो है संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है 1231 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मलय वर्मन, कहीं कहीं पे दोस्तों मलय वर्मन लिखा मिलता है और कहीं कहीं पर मंगलदेव, तो दोस्तों हमें याद रखना है मंगलदेव। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगलदेव पर आक्रमण किया तथा ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों
इस अभियान में इल्तुतमिश का साथ किसने दिया था? तो दोस्तों इस अभियान में इल्तुतमिश का साथ रजिया ने दिया था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या किया। तो दोस्तों ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने जो है संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब दोस्तों संस्मारक मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों संस्मारक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी विशेष अवसर पर जारी की जाती है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शुद्ध अरबी पद्धति वाले सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्कों को प्रचलित करवाया था। वो 2 प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला तो है चांदी का टका और दूसरा है तांबे का जीतल। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि शुद्ध अरबी पद्धति वाले सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्कों, एक तो है चांदी का टका और दूसरा है दोस्तों तांबे का जीतल, को प्रचलित करवाया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जो है टकसाल को स्थापित करवाया था। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने टकसाल को कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो कहाँ पर स्थापित करवाया था दोस्तों? दिल्ली में स्थापित करवाया था। तथा दोस्तों सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत भी किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने की थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल स्थापित किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीकों जैसे कि हम बात करें शोकानंदी और चौहान घुड़सवार को अंकित करवाया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शोकानंदी और चौहान घुड़सवार को अंकित करवाया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो दोस्तों क्या होता है कि इल्तुतमिश 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन करता है। और दोस्तों इस तुर्कान ए चहलगानी ने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक फैक्ट और देखते हैं कि 1221 ईस्वी में क्या होता है कि 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगरवानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश क्या करता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगरवानी को शरण देने से मना कर देता है और दोस्तों इस प्रकार इल्तुतमिश जो है चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लेता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगरवानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचती है। यहाँ पर है लिख लेना दोस्तों। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने मंगरवानी को शरण देने से मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों सुल्तानगढ़ी के मकबरे की। तो दोस्तों सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। और दोस्तों किसकी याद में करवाया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। और दोस्तों हम बात करें कि यह जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है यह भारत में निर्मित होने वाला प्रथम मकबरा है। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने इसका निर्माण अपने बड़े पुत्र, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों महमूद, नसीरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। और दोस्तों यह भारत में निर्मित होने वाला प्रथम मकबरा है। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है।
चलिए अब देख लेते हैं इल्तुतमिश द्वारा निर्मित कुछ इमारतों को। तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अजमेर में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नागौर में अतारकन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली में मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मौजी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग के वस्त्र धारण करता था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र धारण करता था। तो दोस्तों वही लिख दिया है हमने कि इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है वह एक न्यायप्रिय शासक था। तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने जो है अपने महल के सामने संगमरमर की शेरों की 2 मूर्तियां स्थापित करवाई थीं और उनके गले में घंटियां लटका दी थीं। इन घंटियों को बजाकर दोस्तों कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है वह एक न्यायप्रिय शासक था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थीं जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थीं जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ पर हो गई? तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को बामियान जाते समय रास्ते में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वह तेज पेट दर्द होने के कारण हुई थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।